कंप्लीट हो जाएगा। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है सर, आ रही है। आज पढ़ेंगे अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। आज कौन सी कार्यपालिका पढ़ेंगे? अर्ध अध्यक्षात्मक। कल कौन सी पढ़ी थी? संसदीय शासन व्यवस्था, है ना? संसदीय कार्यपालिका पढ़ी थी। आज कौन सी पढ़ेंगे? अर्ध अध्यक्षात्मक। इसमें शासन कितनी जगह होता है? 2 भागों में बटा होता है। शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। आप मेरे साथ साथ इंडेक्स बनाते जाओ। देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वो तो है अर्ध अध्यक्षात्मक, है ना? शासन का प्रमुख, या यूं कहें देश का प्रमुख, देश का प्रमुख राष्ट्रपति। लिखते जाओ आप, मैं एक एक चीज बता देता हूं। राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? देश का प्रमुख। अब यहां पर आपकी किताब में दे नहीं रखा, जबकि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दोनों का बराबर रोल होता है ना? देखो 3 व्यवस्थाएं हम पढ़ेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट होता है ना? अर्ध अध्यक्षात्मक में दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में केवल अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों बातें अपने को याद रखनी है। बाकी आपके किताब के अकॉर्डिंग इतना ही है। देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री किसका होगा? सरकार का प्रमुख। आप लिख लें, फिर मैं समझा देता हूं एक एक चीज। देश का प्रमुख, इसका मतलब ये हुआ कि ये संवैधानिक अध्यक्ष का पद है क्या? राष्ट्रपति वाला। और प्रधानमंत्री सरकार का क्या है? प्रमुख है, जैसा भारत में होता है। दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। अब आपको पता है क्या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है क्या? नो सर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। इसी में भी वही प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेवार होगा? विधायिका। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जिम्मेवार होगा। विधायिका के प्रति जिम्मेवार होगा। यह अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं होता है ना? संसदीय शासन व्यवस्था में भी होता है और अर्ध अध्यक्षात्मक में भी। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जिम्मेवार नहीं होता है। बस इतना ही है, ठीक है? इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। 4 बातें अपने को ध्यान रखनी है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। श्रीलंका में ये व्यवस्था पाई जाती है। देश का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। एक बात, कैसे? वो पावरफुल होगा राष्ट्रपति, शक्तियां होंगी इसके पास, और ये नाम मात्र वाला नहीं होगा। ये ध्यान रखना अपने को, है ना? संवैधानिक राजतंत्र होता है, संसदीय गणतंत्र में भी ये व्यवस्था पाई जा सकती है। राष्ट्रपति पावरफुल होगा, देश का प्रमुख होगा, शक्तियों का नियंत्रण भी ये करेगा। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होगा? सरकार का प्रमुख होगा। सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। यानी कि यहाँ शासन के छोर कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। दोनों का प्रत्यक्ष मतदान से चुनाव होता है। अब ये भी काम की चीज है। आपने देखा होगा संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का तो प्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, जबकि यहाँ होता है। कौन सी व्यवस्था में? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेवार होगा?
विधायिका, विधायिका बोले तो संसद के प्रति क्या होंगे, जिम्मेवार होंगे। आप नोट डाउन कर लो, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेवार होगा, संसद के प्रति जिम्मेवार होगा। कर लिया सर। कुछ पूछना है क्या? नो सर। नो अब सर। देख लो अध्यक्षात्मक, फिर कंपेयर करते हैं। देश का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। देश का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। विधायिका के प्रति जिम्मेवार नहीं होगा, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। या तो प्रधानमंत्री का तो रोल ही नहीं है इसमें तो, है ना। चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। कहाँ पाई जाती है ये, अमेरिका में। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। और तो क्या बचा है इसमें, राष्ट्रपति देश का प्रमुख, वह सरकार का प्रमुख भी होगा। राष्ट्रपति किसका प्रमुख होगा, सरकार का प्रमुख भी होगा, सरकार का और देश का, दोनों का प्रमुख होगा। देश का प्रमुख भी होगा और सरकार का प्रमुख भी होगा। तीनों व्यवस्थाएं हमने पढ़ ली, एक एक करके मैं फिर से बताता हूं और फिर इन तीनों में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। सबसे पहले हमने संसदीय शासन व्यवस्था पढ़ी, उसके बाद अर्धाध्यक्षात्मक और फिर अध्यक्षात्मक। अर्धाध्यक्षात्मक की विशेषता क्या होती है, देश का जो शासक होता है, देश का जो प्रमुख होता है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पावरफुल होते हैं, दोनों का प्रत्यक्ष मतदान होता है। आप ध्यान रखें, जहां भी प्रत्यक्ष मतदान आएगा वो पावरफुल होगा, ये आप एक शॉर्टकट याद रखें। जिसका इलेक्शन डायरेक्ट बाय पीपल्स हो रहा है ना, आम जनता के साथ हो रहा है, वो क्या होंगे, पावरफुल होंगे, ताकतवर होंगे। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, कोई भी हो, XYZ। ये एक बात तो आपको ये याद रखनी है। तो दोनों के प्रत्यक्ष मतदान होने के कारण, या यूं कहें दोनों आम जनता से डायरेक्ट जुड़ने के कारण ये कैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जिम्मेवार होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री वैसे ही जिम्मेवार होगा जैसे भारत में होता है, विधायिका के प्रति जिम्मेवार भारत में होता ही होता है। फिर देखो तीसरी व्यवस्था अध्यक्षात्मक, इसमें देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और इसमें प्रधानमंत्री का रोल नहीं होता। विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता, कौन, राष्ट्रपति। इसका मतलब संसद इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, और मैंने आपको बताया है प्रत्यक्ष रूप से जिसका चुनाव होगा वो जवाबदेही होगा। राष्ट्रपति क्या है, सरकार का भी प्रमुख है, इसका मतलब प्रधानमंत्री का कार्य भी ये कर रहा है। तीनों व्यवस्थाओं में क्या चीज समझ में नहीं आई, पढ़ के देख लो फटाफट, नोट डाउन कर लिया। सर प्रत्यक्ष रूप से होगा तो जवाबदेही होगा ना, क्या, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा तो जवाबदेही होगा ना। हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हुआ जनता ने चुना है। तो फिर अध्यक्षात्मक में जवाबदेही क्यों नहीं होता? अध्यक्षात्मक व्यवस्था अलग ही है कि नहीं। ये किसके प्रति जिम्मेदार है, राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख है, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा ना राष्ट्रपति, है ना। देखो ये रहा, विधायिका के प्रति क्या है, जवाबदेही, और सॉरी नहीं होगा, है ना। ये अलग व्यवस्था है, देखो अमेरिका में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, ऐसे देखो, वास्तव में
ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित है, लेकिन वास्तव में असीमित है नहीं। सीनेट और कांग्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन है, वहां न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है और इस प्रकार से राष्ट्रपति को त्रिएंगल से बांध दिया जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति खुद अपने हिसाब से मंत्रियों की नियुक्ति करता है और वो अपने अस्थायी मंत्रियों को रखता है, यानी कि मेन पावर उसके राज ही होता है, और 4-4 साल के 2 कार्यकाल उसमें कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पावरफुल डिसीजन मेकर होता है, आसानी से उसे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां हो तो उसे रोका जा सकता है। लोकतंत्र या यूं कहे संसदात्मक व्यवस्था, अर्धअध्यक्षात्मक किसी भी व्यवस्था में राजतंत्र और तानाशाही को छोड़कर कोई भी असीमित नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। किसी ने किसी तरीके से किसी ने किसी, अब अपने लोकतंत्र है नहीं, अमेरिका का संविधान पढ़ते अपन तब अपने को पता लगता कि किस तरीके से संविधान है, किस तरीके से न्यायालय है, किस तरीके से सीनेट है, किस तरीके से कांग्रेस है, किस तरीके से दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, सीनेट की संख्या क्या है, सीनेट का कार्य क्या है, कांग्रेस की संख्या क्या है, कांग्रेस के कार्य क्या है, किस तरीके से। जैसे भारत हमने पढ़ा ना, तब जाके ये गणित समझ में आता है। अब अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की सीमित शक्तियां होती हैं, सीमित शक्तियां नहीं होती, बस इतना सा ध्यान रखना है। और वो विधायिका के प्रति जिम्मेवार नहीं होता जैसा इन दोनों व्यवस्थाओं में होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति संसद के प्रति जिम्मेवार नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो असीमित शक्तियां रखता है, उसकी शक्तियों पर सीनेट क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक है मामला कि जवाबदेही नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उस पर रोक लगाई जाती है। और बताओ, और कुछ पूछना है? सवाल लिखो। संसदीय कार्यपालिका, अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, अब बताओ, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था बतानी है क्या? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था बतानी है या आपको पता है? अरे यस नो कुछ तो बोलो। अगला बिंदु यही है, भारत में संसदीय कार्यपालिका। मैंने तो करवा दी एक बार तो। सर पता है। पता है? देखो, हमने पढ़ा था ना, संसद के कितने भाग? 3। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये सब कुछ नोट डाउन करवा लिया था आपने, है ना, पहले ही। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में? राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 80 में। और 81 में लोकसभा, है ना, लोकसभा। ठीक है। अब देखो, आर्टिकल में अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपके आर्टिकल ना के बराबर ही है ना। आर्टिकल आपके आएंगे 12th में ज्यादातर, मोस्टली। बहुत सारे आर्टिकल 11th में भी दे रखे हैं, अगर इजीली याद हो तो ठीक है, नहीं इतनी बार अपन रिपीट कर देंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। रटने की जरूरत नहीं है, इतना इजीली समझ में आए तो ठीक, नहीं तो बार बार अपन पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। राज्यसभा हम जानते ही हैं, है ना, और लोकसभा हम जानते ही हैं, राष्ट्रपति हम जानते ही हैं। तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? संसद कहलाते हैं। और इस संसद को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। क्या, सॉरी, विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। इतनी बात समझ में आई थी। दूसरी हमने बात की थी कार्यपालिका की। कार्यपालिका में कितने भाग थे? 2। एक तो कौन सा? नाममात्र, और एक वास्तविक। वास्तविक में कितने लोग थे? 2। एक 2। तो कहाँ था? केंद्र में। एक कहाँ था? राज्य में। राज्य में कौन आता है? सीएम।
सीएम। केंद्र में कौन आता है? पीएम। पीएम। इधर नाम मात्र की में केंद्र में कौन आता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी। और इधर कौन आता है? राज्यपाल। 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 बहुत बढ़िया बात है, यही कार्यपालिका है ना। और इन सारी व्यवस्था को अगर अपन जोड़ दें तो यही संसदीय शासन व्यवस्था है कि नहीं है? और भारत में संसदीय कार्यपालिका यही है। पूरी व्यवस्था को अगर अपन देखेंगे कि कार्यपालिका क्या है, क्यों है, किसे कहा जाता है, कैसे काम करती है, ये सारी व्यवस्था क्या है? भारत की संसदीय व्यवस्था है। अब देख लो कैसे काम करती है। यहां तक कोई सवाल पूछना है क्या बेटा? यहां नो सर। ठीक है। नो देखो सर। अब काम कैसे होता है। देखो सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति जी। सबसे ऊपर कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। कौन सी कार्यपालिका के? नाम मात्र की कार्यपालिका के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब ये देखते जाना है आपको, है ना। नाम मात्र की कार्यपालिका के ये क्या हैं? अध्यक्ष हैं। फिर इनसे नीचे कौन आते हैं? प्रधानमंत्री जी, जो क्या हैं? वास्तविक कार्यपालिका के, वास्तविक कार्यपालिका के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, अकेले प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, उनका मंत्री परिषद भी इसमें शामिल है। ये बात याद रखना है ना। कभी भी कार्यपालिका में अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, जबकि साथ में कौन आएगा? इनके साथ में ये भी आएंगे। दो चीज। तीसरा देखो, अब यहाँ पर एक बात अपने को समझनी है कि राष्ट्रपति जी के नाम से कार्य कौन करेंगे? ये लोग। नाम किसका होगा? राष्ट्रपति जी का होगा। अब देखो ये काम कौन से करेंगे? जो विधायिका बताएगी। ये सिस्टम समझना बेटा, है ना। काम कौन से करेंगे? जो विधायिका बताएगी। बताने वाली कौन है? विधायिका, है ना। आपने कहा था कानून निर्माण कौन करता है? संसद। संसद को और क्या कह सकते हैं? विधायिका। विधायिका कह व्यवस्थापिका। लो, संसद कह लो, व्यवस्थापिका कह लो, पार्लियामेंट कह लो, एक ही बात है। तो जो कानून बनाया उसको लागू करने का काम, क्रियान्वयन करने का काम कौन सी कार्यपालिका का है? वास्तविक कार्यपालिका का है। और ये किसके नाम से करती है? राष्ट्रपति के नाम से करती है। और यही पूरा केंद्र का प्रशासन है। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें? आया बात समझ में कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? शासन के कितने स्तर होंगे? दो होंगे। दोनों की शक्तियां क्या होंगी? अलग अलग होंगी। और सेपरेट पोर्शन होगा। मैंने आपसे कहा था कि भारत पूरा संघ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है। अमेरिका इसका परफेक्ट उदाहरण है। ठीक है। हमारे यहाँ व्यवस्था कैसी चलती है वो मैंने आपको बता दिया। विधायिका क्या बनाती है? संसद क्या बनाती है? कानून। उस कानून को लागू करने का काम किसका है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद का। और शासन किसके नाम से करते हैं? ये राष्ट्रपति जी के नाम से करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी वास्तव में क्या है? शासक है। और नाम मात्र के शासक कौन हो गए? राष्ट्रपति जी। नाम तो किसका आता है? राष्ट्रपति जी का। ऐसी देसी भाषा में समझो, अपने घर में शादी वगैरह है तो कार्ड के ऊपर पिताजी का नाम आएगा या दादाजी का? दादाजी। दादाजी का। तो दादाजी कौन हो गए? राष्ट्रपति जी। तो पिताजी कौन हो गए? प्रधानमंत्री। बताओ सारा काम प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति पिताजी करते हैं? दादाजी पिताजी करते हैं ना। तो ये तो कौन मान लो आप? पिताजी। तो ये कौन हो गए? दादाजी। अब समझ में आया घटनाक्रम कि नाम मात्र के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री जी वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं और वो सारा कार्य संचालन करते हैं। किसके अनुसार? कानून के अनुसार। इसमें आगे देखो, इसमें जो सेकंड स्टेज आता है वो कहाँ आता है? राज्यपाल महोदय का।
किसका आता है? राज्यपाल महोदय का। ये कहाँ के अध्यक्ष हैं? राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष हैं, प्रथम नागरिक भी हैं, ठीक है ना। इनके नाम से शासन कौन चलाता है? सीएम चलाता है कि नहीं है? कौन से? जो विधानमंडल ने बनाए हैं। एक तो भारत का संविधान है ही है, ऊपर से जो नियम कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा। उनको लागू करने का काम किसका है? सीएम साहब का है। अब अपने को जो किताब में नहीं दे रखा वो भी देख लो, है कि नहीं है? राष्ट्रपति किसकी बात के अनुसार या किसकी बात मानने के लिए बाध्य है? कौन बताएगा? राष्ट्रपति किसके निर्देशानुसार या किसकी सलाह से शासन चलाता है? क्योंकि शासन तो किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से। चलाता कौन है? प्रधानमंत्री, लेकिन नाम किसका आता है? राष्ट्रपति का ही आता है। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? कौन बताएगा? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर। लिख लो, राष्ट्रपति, नोट लगा के लिखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, या यूं कह लो वास्तविक कार्यपालिका की सलाह पर कार्य करता है। कार्यपालिका भी आप कर सकते हो, है कि नहीं है? अब इसमें आप एक बात और देखना, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 इज डिक्लेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क आर डिपेंडेबल ऑल ओवर। क्या है? अपने जो मंत्री वगैरह हैं, अपने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो सरकार है उसके आधार पर काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1976। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? तराना, अभी एक को बोलने की आवश्यकता है क्या? आप तीसरी क्लास के बच्चे नहीं हो, 11वीं क्लास के बच्चे हो, है ना? और 10वीं क्लास पास किया आपने। बहुत बड़ी क्लास होती है 11वीं क्लास। बस एक ही क्लास आपके स्कूल में बाकी है और आपको ये बात बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी आवाज करेंगे 2 मिनट क्लास के खराब हो जाएंगे। इसीलिए आपको लगता है कि बैकग्राउंड में कहीं आवाज आ रही है तो आप माइक अपने आप ही बंद कर दें ताकि क्लास को डिस्टरबेंस ना हो। देखो ये क्या किया गया, 1976 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति पीएम और मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। कौन से संविधान संशोधन में? 42 में। कब हुआ था? 76। किसके कार्यकाल में हुआ था? इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ था। और देख लो, राष्ट्रपति अपन वैसे अगला टॉपिक पढ़ने ही वाले हैं। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक प्रावधान बता दो भाई, इसमें क्या था? 44वां संविधान संशोधन कुछ याद है क्या? 1-2%। संपत्ति का अधिकार हटाया गया था सर। संपत्ति का अधिकार हटाया गया था और क्या बनाया गया था उसको? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। कौन से आर्टिकल में? 300A में, है ना? 300A में जोड़ा गया था। केवल 300 नहीं है, 300A है ना? और उसे वैधानिक या कानूनी अधिकार बनाया गया है। देखो 44 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को वापस लौटा सकता है। ठीक है। अब यहां तो क्या बना दिया उसको? बाध्यकारी बना दिया कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेगा। और फिर बाद में कहा गया मोरारजी देसाई ने कि नहीं, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? वापस लौटा सकता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की गरिमा बढ़ाने का काम किया गया। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर है? अपने सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी अपने को देखना है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये प्रावधान कब किया गया था? 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन चेंज में, है ना? संशोधन में किया गया था।
से 1978 में 44 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है। अगली क्लास में तो हम राष्ट्रपति डिटेल से पढ़े ही पढ़ेंगे। सर संविधान संशोधन होता क्या है? क्या कह रहे हो? संविधान संशोधन होता क्या है, कैसे किया जाता है? संविधान संशोधन कैसे होता है, देखो आर्टिकल है 368, इसमें संविधान संशोधन की 2 विधियां हैं। आपकी किताब में कितनी दे रखी हैं? 3, वैसे होती भी 3 ही है। बहुत सारी किताबें 2 विधियां लिखती है ना, राजस्थान RBSC है ना, 2 ही विधियां बताती है। NCERT कितनी बताती है? 3। NCERT कितनी बताती है? 3, और होती भी कितनी है? 3 ही है। और अनुच्छेद कौन सा है? 368। इसमें क्या है, कोई भी संविधान में यदि आप क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन या संशोधन, यानी कि नई बात जोड़ना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? संशोधन कहा जाएगा। और ये संसद करती है। कल आते ही यही पूछ लेना, इसी से शुरू करेंगे अपन। ठीक है, क्लास का टाइम खत्म। बताओ कुछ पूछना है तो। नो सर। ठीक है, ये याद रहेगा। 368 Thank you, किससे sir. किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से। और अपने को विधियां कितनी याद रखनी है? 3, जो बताएंगे अपन 3। कल। डिटेल से कल। सारी विधियों की अपन चर्चा कर लेंगे, कौन कौन सी विधि है, कैसे कैसे है, राष्ट्रपति भी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर।